गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग अपने इस वीडियो में जेपीएससी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो झारखंड इरिगेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हम लोगों ने हमारे पहले की वीडियोस में भी झारखंड के ऊपर में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किए हैं, जैसे झारखंड का सॉइल क्लाइमेट क्या होता है, कैसे उसको याद कर सकते हैं। आप अगर उसको रेफर किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप उसको रेफर करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे पहले के वीडियोस में देख सकते हैं, सेम इसी चैनल के ऊपर में स्टडी विद राहुल मुंशी। और हम लोग हमारे इस वीडियो में झारखंड का जो इरिगेशन है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, इरिगेशन सिंचाई जिसको बोलते हैं, ये किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या जरूरत की ऐसी चीजें होती हैं जो कि उस स्टेट को बहुत अच्छा एक इरिगेटेड स्टेट बनाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन सा ऐसा संसाधन है, कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर इरिगेशन है, नहीं है, क्या है, कितना हद तक वो एरिया कवर है, और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार कर रही है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा ये टॉपिक झारखंड इरिगेशन। ठीक है, आप हमारे साथ हमारा टेलीग्राम का चैनल में भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप इसको सर्च करके हमारे इस चैनल को शामिल हो सकते हैं उसमें। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द टोटल एग्रीकल्चर एरिया ऑफ झारखंड इज अबाउट 29.74 लाख हेक्टेयर। ये एक अप्रॉक्स आपको फिगर दिखाया जा रहा है जो कि 29.74 लाख हेक्टेयर टोटल एग्रीकल्चर एरिया है झारखंड का। ठीक है, उसमें से ओनली अबाउट 17.82 लाख हेक्टेयर हैज बीन यूटिलाइज्ड इन द स्टेट। मतलब आप समझ सकते हो कि 29.74 लाख हेक्टेयर में से केवल 17.82 लाख हेक्टेयर ही यूटिलाइज्ड है। इसका मतलब जो बाकी का जो जमीन है वो इसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, वो बैरन लैंड है, वो या तो फॉरेस्ट है या बैरन लैंड या कुछ से भी, मतलब उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है अभी, या वो यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो 17.82 लाख हेक्टेयर ही अभी तक यूटिलाइज हुआ है। और टोटल 17 रिवर बेसिन है स्टेट में, टोटल 17 रिवर बेसिन इन द स्टेट। आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ, देखिए झारखंड का टोटल एरिया है 7971,400 हेक्टेयर्स, 79,71,400 हेक्टेयर्स। उसमें से 25,63,000 हेक्टेयर्स आर नॉट कल्टिवेटेड बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट, हिली एरिया और बैरन लैंड। मतलब जो टोटल एरिया है ये 79 लैक्स का, उसमें से 25,63,000 हेक्टेयर का जो अप्रॉक्स का एरिया है वो कल्टीवेटेड एरिया ही नहीं है, क्योंकि या तो वहां पर फॉरेस्ट है, वहां जंगल है, पहाड़ है, या फिर बैरन लैंड है जहां पर एग्रीकल्चर नहीं, कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 23.4% ऑफ द सरफेस वाटर इज यूज्ड। टोटल जितना सरफेस वाटर झारखंड में अवेलेबल है उसका 23.4% सरफेस वाटर ही यूज किया जाता है। ठीक है, आप जब इसको कंपेयर करते हो उन स्टेट से जो कि हाईली डेवलप्ड स्टेट्स है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, जैसे पंजाब, हरियाणा, जहां पर लगभग 94% के आसपास में जो वो स्टेट में कल्टीवेशन का काम किया जाता है, वहां पर देखिए स्टेट्स लाइक पंजाब हैव as high as 94% of its shown area under irrigation। मतलब कि जहां पर टोटल उसका सपोज कीजिए कि उस स्टेट का, पंजाब में अगर 100% एरिया में अगर एग्रीकल्चर किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, तो वहां पर उस 100% में से 94% एरिया को इरिगेशन दिया जाता है, वहां पर 94% एरिया को सिंचाई की जाती है, वहां पर ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं। लेकिन हमारे झारखंड में ये बहुत ही कम है उन सभी स्टेट्स के मामले में। आप पंजाब और हरियाणा की बात ही नहीं कीजिए ना, आप सिंपल झारखंड के बगल में बिहार है, आप जब बिहार से कंपेयर करोगे तो बिहार का भी इरिगेशन स्टेटस झारखंड से काफी अच्छा है। कोई भी दूसरे स्टेट को आप देख सकते हो, वहां पर झारखंड का जो इरिगेशन स्टेटस है वो उस लेवल का नहीं है। ठीक है, अभी नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन इन झारखंड, आखिर झारखंड में इरिगेशन का ऐसा क्या नेसेसिटी है, किन किन कारणों से झारखंड में इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला बात है जो झारखंड है, ये अनइवन एंड इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है वो छोटा नागपुर पठार एरिया में बसा हुआ है, तो यहाँ पर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बहुत ही, कभी आपको ऊपर देखने को मिलेगा, कभी नीचे देखने को मिलेगा। और जो जमीन का नीचे का जो क्रस्ट होता है हमारा अर्थ का, वो उसमें ना वो पत्थर बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। तो इसका भी एक रीजन होता है कि बहुत ज्यादा पानी का सुविधा नहीं मिल पाता एरिया में,
और ये अनइवन एंड इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। साथ ही साथ यहाँ पर पेरिनियल रिवर्स नहीं है। देखिए पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं, वैसे रिवर्स जो कि सालों भर उस नदी में आपको पानी देखने को मिलेगा, सालों भर। अभी वो कैसे होते हैं, अभी सपोज कीजिए कि कोई ऐसी नदी होती है जो कि किसी पहाड़ से आ रही है, और वो पहाड़ के पास में कोई कोई बहुत ही बड़ा बर्फ का एक जैसे आइसबर्ग जिसको बोलते हैं, बर्फ का चट्टान है। तो वो धीरे धीरे जब पिघलता है या फिर वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वो बारिश का पानी फिर नीचे नीचे नदी के माध्यम से नीचे उतरता है, तो उनको पेरिनियल्स रिवर्स बोलते हैं। जो कि जिस रिवर्स का पानी साल में कभी नहीं सूखता है, लेकिन कुछ एक नदियां ऐसी होती हैं जो कि केवल बारिश का पानी ही उस नदियों के में आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं रेन फेड रिवर्स। मतलब कि बारिश का जो पानी होता है उसी से वो नदियों को पानी दिया मिलता है, दूसरा और कोई उपाय नहीं रहता है। तो पेरिनियल रिवर्स नहीं है एक तो झारखंड में, दूसरा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनल वाटर बॉडीज। नेशनल वाटर बॉडीज झारखंड में, देखिए ये वाटर बॉडीज क्या होते हैं कि ये आपको किसी भी स्टेट को हेल्प करते हैं कि भाई वहां पर पानी होना है, ताकि जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इरिगेशन का। देखिए अभी हमारे पास में कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन खाना अपने को चाहिए ही चाहिए। वो दाल, वो चावल, वो सब्जी, सब कुछ अपने को चाहिए, लेकिन ये कहाँ से आएगा, ये किसान उपजाते हैं। किसान को उपजाने के लिए जमीन के साथ, जमीन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी पानी है। अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो लोग जमीन पे। तो इसी के लिए पानी, ये सब जो जो वाटर बॉडीज होते हैं, ये सब बहुत ही हेल्प करते हैं किसी भी स्टेट को। ठीक है, तो ये झारखंड में इसको देखने को नहीं मिलता है। अभी क्या है, दुमका, पाकुड़, धनबाद, गुमला, ईस्ट एंड वेस्टर्न सिंहभूम एंड द डिस्ट्रिक्ट्स आर द डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग 5% और लेस अंडर इरिगेशन। आप समझ सकते हो ये जो स्टेट्स है, दुमका हो गया, पाकुड़ हो गया, धनबाद हो गया, गुमला हो गया, ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम हो गया, इन इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको 5% या उससे कम का एरिया आपको देखने को मिलेगा जो कि सिंचित है, जो सिंचित एरिया जिसको इरिगेशन दिया जाता है। मतलब समझ सकते हो कि इरिगेशन का लेवल कितना कम है झारखंड में, और इसका कितना दरकार है झारखंड को अभी। ठीक है, अभी देवघर, बोकारो, लोहरदगा में आपको 5 से 10% के आसपास का एरिया में इरिगेशन देखने को मिलता है। गोड्डा, साहेबगंज, हजारीबाग, चतरा और गिरिडीह में 10 से 20%, मतलब इन सभी एरिया में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। फाइनली पलामू एंड गढ़वा में ओवर 20% एंड रांची में ओवर 50% एरिया में आपको इरिगेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आप एक बार ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में याद कर सकते हो कि दुमका, पाकुड़, धनबाद में सबसे कम होता है, फिर देवघर, बोकारो उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, गोड्डा, साहेबगंज, हजारीबाग उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा रांची में होता है। ऑलमोस्ट 50% के आसपास का एरिया अंडर इरिगेशन है, सिंचित एरिया है। अभी देखते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर इन झारखंड। झारखंड में जो आखिर जो पानी है, वो उसका सोर्स क्या है, कहां कहां से आखिर वो पानी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेरिनियल रिवर तो मिलता नहीं है। तो कहां से आखिर उसका सोर्स कहाँ है, तो सबसे देखिए नॉर्मली आपको 4 ऐसे सोर्स देखने को मिलेंगे, 4 सोर्सेस आपको अवेलेबल दिखेंगे झारखंड में। वो क्या क्या है, सबसे पहला है वेल, जो कुआं जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कुआं से सिंचाई किया जाता है, ये आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, क्योंकि हमारे पास नदियां या कनाल्स का उतना अच्छा साधन हमारे पास में नहीं है। तो वेल्स आपको कुआं ज्यादा देखने को मिलेगा। वेल इरिगेशन इज मोर डेवलप्ड, क्योंकि हमारे पास में और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वेल इरिगेशन हमारे पास में आपको ज्यादा डेवलप्ड देखने को मिलेगा। इट इरिगेट्स 29.38% ऑफ द टोटल एरिया। आप समझ सकते हो 100 में से लगभग 30% एरिया, लगभग 30% एरिया जो है वो उसको सिंचाई जो दिया जाता है वो वेल से, कुआं से ही दिया जाता है। दुमका एंड जामताड़ा 58.11%, हजारीबाग 33। मतलब दुमका एंड जामताड़ा में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर वेल से जो किया जाता है सबसे ज्यादा इसको सिंचित किया जाता है कुआं से, जो कि लगभग 60% के आसपास, जो सिंचित एरिया है उसका 60% के आसपास कुआं से उसको सिंचाई किया जाता है। और हजारीबाग में आपको लगभग 35% के आसपास देखने को मिलता है, बहुत ही कम है। गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट अपना एक स्कीम बनाए हैं, जलधर योजना। अभी ये जलधर योजना से, ये स्कीम क्या है, ये वेल्स को मतलब कुआं को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो एरिया जहां पर सिंचाई नहीं हो रहा है, जहां पर किसान को पानी का जरूरत है, जहां पर सिंचित एरिया बनाने से हम लोग और भी ज्यादा उस जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं, वहां पर कोशिश कर रही है सरकार कि ये जल धारा योजना के तहत वहां पर ज्यादा से ज्यादा कुआं की खुदाई की जाए। और कुआं, इनफैक्ट झारखंड सरकार कुआं जब किसी कॉमन पर्पस के लिए कुआं को यूज किया था ना, खास करके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो उसमें सब्सिडी भी देती है झारखंड सरकार। ठीक है, ये था वेल, कुआं। दूसरा देखते हैं टैंक। टैंक का यूज बहुत ज्यादा झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। आप देख सकते हो
टैंक इरिगेट्स 19.07% ऑफ द टोटल एरिया। 19% के आसपास का एरिया को ही, जो सिंचित एरिया है उसका 19% एरिया को ही टैंक के द्वारा सिंचाई की जाती है। पाकुड़ में आपको देखने को मिलेगा 55.30%, लगभग 55% एरिया जो सिंचित एरिया है पाकुड़ में, उसमें से टैंक से जो सिंचाई की जाती है वो लगभग 55% एरिया का है, ठीक है। और रांची में आप देखो, रांची में टैंक से 1.14%, मतलब कितना कितना कम एरिया है, कितना कम एरिया है। द टोटल वाटर रिसोर्सेज in the form of tank and pond is 29,000 hectares। मतलब टोटल वाटर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ टैंक एंड पॉन्ड, ये टैंक और पॉन्ड जो तालाब होते हैं और टैंक्स होते हैं, उन सभी को मिला करके 29,000 हेक्टेयर का एरिया ही को कवर किया जाता है बस, ठीक है। टैंक टैंक से के बाद जो आते हैं वो है कैनाल। कैनाल तो और भी आपको देखने को कम मिलेगा, क्योंकि कैनाल्स ऑलमोस्ट आपको ना के बराबर ही झारखंड में देखने को मिलता है। कैनाल्स नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कैनाल्स। पहला है पेरिनियल, दूसरा है रेनफेड, और तीसरा मल्टीपर्पस। अभी देखिए पेरिनियल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पेरिनियल वो रिवर्स होते हैं जिनमें साल भर आपको पानी देखने को मिलता है। रेनफेड वो होते हैं जिन नदियों में पानी आपको उस समय देखने को मिलेगा जबकि आपका वो बरसात का सीजन चल रहा है, बारिश हो रही है, तो वो पानी जाकर के नदियों में जमा होती है, फिर नदियों में पानी को ले जाती है। और तीसरा होता है मल्टीपर्पस, जब कुछ आर्टिफिशियली जब हम लोग क्रिएट करते हैं कैनाल्स को। तो ये 3 टाइप का कैनाल आपको देखने को मिलता है। वेस्ट सिंहभूम एंड सरायखेला में आपको 60.34% देखने को मिलता है, कैनाल के थ्रू वो इरिगेशन किया जाता है। और गढ़वा में आपको सबसे कम देखने को मिलता है 22.70%। और बाकी बहुत सारा एरिया तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे कैनाल्स है ही नहीं। आप देखो, मतलब टोटल 4200 किलोमीटर ही ऐसा एरिया को कवर किया गया है जिससे कैनाल के थ्रू सिंचाई की जाती है, टोटल 4200 किलोमीटर, ठीक है। और फोर्थ वाले में आते हैं, वो है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल भी मतलब आप बोल सकते हो कि कुछ भी नहीं होता ट्यूबवेल के थ्रू। तो ट्यूबवेल के थ्रू ओनली 8.25% ऑफ द टोटल एरिया, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। 8% एरिया जो टोटल सिंचित एरिया है झारखंड का, उसका 8% एरिया जो है वो ट्यूबवेल के थ्रू सिंचाई की जाती है। बोकारो में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 40.67%। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब इन सभी स्टेट्स में तो है ही नहीं, लोहरदग्गा में नहीं है, गुमला में, सिमडेगा में और देवघर में आपको देखने को ही नहीं मिलता है ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन। हिंड्रेंसेस क्या है, क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा एक दूसरा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी। ट्यूबवेल तभी चलता है जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा दी गई है, और झारखंड के बहुत सारे रूरल एरियाज में अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब उस लायक ही नहीं है। अगर है भी तो उस लायक नहीं है कि जहां पर लोग डिपेंडेंट हो सके ट्यूबवेल चला करके इरिगेशन करने में। ओनली 15% ऑफ द 32,000 विलेजेस आर इलेक्ट्रिफाइड। आप समझ सकते हो, लगभग 15% के आसपास ही ऐसा विलेज है, टोटल विलेज झारखंड का, जो इलेक्ट्रिफाइड है। अभी भी किस किस जमाने में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। ये तो भी हम लोग को देखा सोर्स ऑफ वाटर। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, क्योंकि देखिए सरकार हर कोशिश संभव करती है इरिगेशन को बढ़ावा देने का, क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसा चीज है जहां से हम लोग कृषि को, खेती को और बढ़ावा दे सकते हैं। अगर पानी का, अगर हम लोग सही से सुविधा नहीं प्रोवाइड करवाएंगे किसी भी एरिया में, तो किसान कुछ भी नहीं कर पाएंगे वहां पर, भले ही उनके पास में 100 एकड़ जमीन हो, भले ही उनके पास में हजारों हेक्टेयर जमीन हो, लेकिन जब तक वहां पर पानी की सुविधा नहीं है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। इसको लेकर के बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके पाइपलाइन में हैं। कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं। जो छोटे एरिया को कवर करते हैं वो माइनर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़े एरिया को कवर करते हैं वो मेजर होते हैं। तो कुछ एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो है तिलैया। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, तिलैया डैम ऑन बड़ाकर रिवर। ये बड़ाकर रिवर पे बना। देखिए इन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से याद रखिए कि कौन सा डैम किस रिवर पे बना हुआ है और वो किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तिलैया डैम बड़ाकर रिवर पे बनाया गया है और ये कोडरमा एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। याद रखिए, कोडरमा और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है। 350 मीटर्स इन लेंथ एंड 33 मीटर्स इन हाइट। 350 मीटर की इसकी लंबाई है और इसकी ऊंचाई है 33 मीटर की, ठीक है। एक्यूमुलेट्स वाटर
इन 5400 हेक्टेयर्स, मतलब ये टोटल 5400 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया को ये कवर करता है एंड प्रोड्यूसेस, और ये साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है, बिजली भी उत्पन्न होती है इससे, एंड प्रोड्यूसेस 60,000 किलोवाट ऑफ पावर। 60,000 किलोवाट पावर इससे प्रोड्यूस किया जाता है। और ये डैम कब कंप्लीट हुआ था? 1953 में। आज आप समझ सकते हो करीब 70 साल पहले आज से। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो देखते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वो क्या है? वो है कुनार डैम। कुनार डैम क्या है? ये कहाँ पे बनाया गया? ये कुनार रिवर पे बनाया गया है। कुनार डैम इज सिचुएटेड ऑन कुनार रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। ये दामोदर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इट इज 3960 मीटर्स इन लेंथ एंड 50 मीटर्स इन हाइट, और ये 40,000 किलोवाट का पावर बनाता है, जनरेट करता है इनफैक्ट 40,000 किलोवाट का पावर। और ये 1955 में हुआ था, ठीक उसके 2 साल के बाद। देखिए ये सभी जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार इसलिए बनाती है कि इससे मतलब केवल ऐसा नहीं कि केवल इरिगेशन हो या वहां का एरिया में को इरिगेट किया जाए, मतलब बल्कि ये पानी से, ये डैम से और भी कितना हद तक हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखो, इरिगेशन के साथ साथ में इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रहा है, बिजली भी उत्पन्न हो रही है, मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये सब। एक से ज्यादा हमें इससे कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है इन सभी डैम से, प्रोजेक्ट से। ठीक है, थर्ड हम लोग देखते हैं माइथन डैम। बहुत ही खूबसूरत सा डैम है माइथन डैम। ये सिचुएटेड ऑन बराकर रिवर, अगेन ये भी बराकर रिवर पे सिचुएटेड है। ठीक है, 4357 meters in length and 55 meters in height. Irrigates approximately 1.25 lakhs hectare of land. Approximately ये काफी बड़ा एरिया को कवर करता है इरिगेशन के मामले में। Irrigates approx 1.25 lakh hectare of land and approx 60,000 kilowatt of power ये जनरेट करता है। और इसका निर्माण हुआ था 1957 में ये बनके तैयार हो गया था। मतलब आप देख रहे हो कि सभी जो डैम्स आपको देखने को मिल रहा है वो 1950s के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। 1953 में हमने पहला देखा, दूसरा 1955 में, तीसरा 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं पंचेत डैम। पंचेत डैम भी ये के पास का एरिया में आता है। पंचेत डैम ये भी बहुत ही खूबसूरत सा डैम है। ये दामोदर रिवर पे बना हुआ है। पंचेत डैम सिचुएटेड ऑन दामोदर रिवर इन पुरुलिया। पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है, वहां पर आता है। ये धनबाद के पास में ये एरिया आपको पड़ेगा। इट्स कैपेसिटी इज 1497 lakhs क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। इसका कैपेसिटी है 1497 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, और ये 40,000 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और इसका निर्माण हुआ था 1959 में। ये भी 50s में ही है, मतलब 2 से 3 साल के अंतराल में आपको सभी कुछ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दुर्गापुर बैराज। दुर्गापुर बैराज क्या है? ये 693 मीटर्स लॉन्ग है और 17 मीटर इसकी हाइट है। ये थोड़ा छोटा है, आप बोल सकते हो, वो सब डैम्स के कंपैरिजन में। इरिगेशन, ये मेनली आपको इरिगेशन प्रोवाइड कराता है बर्धमान और हुगली का एरिया में, जो वेस्ट बंगाल का एरिया आता है बर्धमान और हुगली, वहां पर ये सिंचाई करने में इसका पानी को लिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट स्वर्ण रेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये रिवर वैली प्रोजेक्ट को बनाया गया है स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर में। ठीक है, तो ये सिचुएटेड है ऑन स्वर्ण रेखा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो स्वर्ण रेखा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जो उसकी सहयोगी नदियां हैं, उसके ऊपर में इसको बनाया गया है स्वर्ण रेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड है। झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इसको प्लीज याद रखिए। ये एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है जिसमें 3 स्टेट्स अवेलेबल है। एक है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है वेस्ट बंगाल। तीनों स्टेट्स इसमें अवेलेबल है। इसका जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ था वो साइंड इन 1978। ठीक है, डैम्स आर प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड। देखिए इसमें कुछ प्रपोजल्स हुए थे, कुछ डैम्स को बनना था। वो कहां पर? चांडिल के पास में बनना था और गालूडी के पास में बनना था। और उसके बाद में 2 और डैम बनने थे। 2 मोर डैम्स आर प्लान्ड एट इच्छादाग नियर चाईबासा। चाईबासा के पास में, सॉरी यहां पर सी छुप गया है, चाईबासा के पास में इच्छादाग है वहां पर। और गिजिया, गिजिया नियर जमशेदपुर के पास में एरिया आता है, यहां पर भी 2 डैम बनने थे। ये स्वर्ण रेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंदर में। आप जब जमशेदपुर जाओगे ना, आपको वहां पर स्वर्ण रेखा रिवर देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर नदी है। इसका नाम इसलिए रखा गया था कि पहले लोगों का मानना था कि इस नदी से स्वर्ण मिलता था, सोना मिलता था, इसी इसी से इसका नाम पड़ गया स्वर्ण रेखा नदी।
नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं प्रोजेक्ट वो है मयूराक्षी प्रोजेक्ट। नाम से पता चल रहा है मयूराक्षी रिवर के ऊपर में ये प्रोजेक्ट बना है, मयूराक्षी प्रोजेक्ट। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट मसंजोर इन दुमका। दुमका में एक जगह है मसंजोर, वहां वहां पर ही इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। ठीक है, इट इज 640 मीटर्स लॉन्ग, 640 मीटर लॉन्ग है और 47 मीटर हाइट है इसकी। द प्रोजेक्ट इरिगेट्स 3 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूसेस 4000 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कम है लेकिन है, 4000 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है मयूराक्षी प्रोजेक्ट। तो ये अभी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा झारखंड के इरिगेशन से रिलेटेड। कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जहां से झारखंड को पानी मिलने में हेल्प होता है, और कौन कौन से ऐसे जगह पानी झारखंड को दिया जा रहा है। तो ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बोल सकते हो जेपीएससी के लिए, जेएसएससी के लिए, या फिर जेट, या फिर झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए आपको इस वीडियो से बहुत ही सारे आपको मिलेंगे। तो प्लीज चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, कोशिश कीजिए इसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर लेने का, ताकि इसका जो फैक्ट्स और फिगर्स है वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए और एग्जाम आपका अच्छा से जाए। तो आप, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम का एक ग्रुप है, ये लिंक आपको दिखाया जा रहा है, इस लिंक पर आप टेलीग्राम को उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसका जो पीडीएफ फाइल है वो मैं उसमें अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि आप लोगों को इजी हो वो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके उसको फिर से दोबारा पढ़ने में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच।